प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA जो आजकल बहुत चर्चा में है। जैसा कि आपको पता हो कि CM अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल एंड डिप्टी CM मनीष सिसोदिया एंड और नेता जैसे कि संजय सिंह जो कि PMLA एक्ट के तहत अभी तक अंदर है। संजय सिंह को 2 अप्रैल को हालांकि जमानत मिल गई है, ED सबूत पेश नहीं कराए उस अभाव में। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि PMLA है क्या, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो 2002 में बनाया गया, लेकिन इसको बार बार अमेंड करके इसमें अमेंडमेंट के साथ में इसको चेंज किया गया। जैसे कि 2018 में एक मोदी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया जिसके तहत इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि PMLA एक्ट है क्या। उससे पहले कि हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट में एक तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मैटर था जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पेश ना होने पर सवाल उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि ED को जो पावर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ED को जो पावर है वो PMLA जो एक्ट है हमारा वो देता है। और वो कितनी पावर है उसके पास, वो किसी को भी समनिंग करके बुला सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इस केस में ये कहा, ED पावर टू कॉल एनी बॉडी फॉर एनी इंफॉर्मेशन अंडर द PMLA एक्ट। ठीक है, तो ये आपका PMLA एक्ट है जिसके तहत आपकी ED काम करती है। हालांकि संजय सिंह के केस में ED पर कुछ आरोप भी लगे जो कि ये PMLA एक्ट का दुरुपयोग कर रही है, जिसके तहत ज़बरदस्ती उनको रखा जा रहा है। हालांकि इसी के तहत ही एक एप्लीकेशन फाइल की गई दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर कि वो एक गलत और इलीगल तरीके से किया गया है। इस एक्ट के आड़ में ED मन मर्जी कर रही है जो कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो PMLA एक्ट के बारे में जानते हैं कि PMLA एक्ट में जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो सेक्शन 3 जो है PMLA एक्ट का डिफाइन करता है मनी लॉन्ड्रिंग को। तो सेक्शन 3 क्या कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एज एनी अटेम्प्ट, एनी असिस्टेंस और इन्वॉल्वमेंट इन प्रोसेस कनेक्टेड टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू प्रोजेक्ट इट एज अनटेनेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कोई भी अटैम्प्ट है, असिस्टेंस है, यानी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है अनटेनेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो क्या आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाएगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट के तहत 4 टाइप के ऑफेंस है, 4 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, कैटेगरी A, B, C और D। ठीक है, अब इसमें पार्ट ए कहता है कि इंक्लूड्स मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस अंडर द फॉलोइंग एक्ट। इसमें IPC आ गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आ गया, आपका नारकोटिक्स NDPS जिसको आप बोलते हैं वो एक्ट आ गया। फिर उसके बाद में इसका ट्रेडमार्क एक्ट आ गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, कॉपीराइट एक्ट आ गया, IT एक्ट आ गया। इन सारे एक्ट में अगर मनी लॉन्ड्रिंग की से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो रही है तो वो PMLA एक्ट में आप हम उसको इंक्लूड करेंगे। पार्ट B कहता है इंक्लूड्स द मनी लॉन्ड्रिंग offenses that are mentioned in the part A but are of a value of Rs 1 crore or more। पार्ट C कहता है इंक्लूड्स द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस अंडर द ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, यानी 1 करोड़ से नीचे के ऑफेंस, 1 करोड़ से ऊपर के ऑफेंस, और कोई भी ऑफेंस जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है लेकिन वो IPC में आती है, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में आती है, NDPS में आती है या और किसी एक्ट में आती है, तो वो उसकी सारी की सारी PMLA के अंडर हम उसको ट्रायल करेंगे। अब सेक्शन 4 जो है PMLA एक्ट का पनिशमेंट की बात करता है। तो पनिशमेंट इसमें बताया गया है कि नॉट लेस देन 3 ईयर, यानी 3 साल से कम सज़ा नहीं होगी, कठोर कारावास रिगोरियस इम्प्रिजमेंट नॉट बी लेस देन 3 ईयर विच में बी एक्सटेंडेड टू द 7 ईयर, यानी 3 साल से कम नहीं और ये बढ़कर 7 साल तक हो सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन के लिए भी। अब बात आती है कि एजेंसी जो है, जो PMLA एक्ट किन किन एजेंसी को पावर देता। तो सबसे पहले हमने बताया कि ED, तो ED इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज। ED अटैच कर सकती है प्रॉपर्टीज को। उसके बाद फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया में, जो एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है, उसको इसके तहत पावर मिलती है। और कुछ और एजेंसीज है जिनको मिलती सेपरेटली
जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जैसे कि लोकल पुलिस है, सीबीआई है, कस्टम डिपार्टमेंट आपका है, सेबी है आपका, और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो किसके तहत इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब यह है कि पीएमएलए जो एक्ट है उसमें ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो ये इसमें ऑब्लिगेशंस है कि एक तो रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए, और दूसरा जैसे कि इम्पोज द ऑब्लिगेशन ऑन बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएटरीज टू वेरीफाई एंड मेंटेन क्लाइंट आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, यानी कि जितने बैंकीज वगैरह है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनको अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखना पड़ेगा। दूसरा रिपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है। जो एक्ट है पीएमएलए एक्ट के तहत जो ऑफेंसेज हैं उनको ट्रायल स्पेशल कोर्ट करेगा। वो स्पेशल कोर्ट की पावर कितनी होगी? सेशन जज के इक्वल। दूसरा ये आता है ऑब्जेक्ट क्या है आपके पीएमएलए जो एक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि प्रिवेंशन है, कि प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग बाय इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रिंजेंट मेजर एंड द मॉनिटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद डिटेक्शन हो गया, कॉन्फिस्केशन हो गया, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हो गया। तो ये सब के सब क्या है पीएमएलए एक्ट में आपके ऑब्जेक्टिव है। अब मैं बात करूँ कि पीएमएलए वॉज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर दीज ट्रीटी एंड कन्वेंशंस। आपका आर्टिकल 253 जो है उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत इसको इनेक्ट किया गया।